हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिजीज एंड इंजरी ऑफ द टर्म न्यूबॉर्न पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिजीज ऑफ द टर्म न्यूबॉर्न डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम इंजरी ऑफ द न्यूबॉर्न डिस्कशन करेंगे। ये जो बर्थ इंजरी होता है ये कोई भी डिलीवरी को कॉम्प्लिकेट बना देता है। मेनली ये ऑपरेटिव डिलीवरी के समय देखा जाता है, जब ये फोर्सेप या वैक्यूम के थ्रू हो रहा है, या अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के समय में देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो है क्रैनियल इंजरी। इसमें क्या होता है तो ट्रॉमेटिक हेड इंजरी देखने को मिलता है जो लेबर या डिलीवरी के समय होता है। और ये होता कैसे है तो एक्सटर्नल, जैसे कि हम बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें भी हमारा क्रैनियल इंजरी हो सकता है। तो इसमें क्या ज़्यादा अफेक्ट होता है तो हमारा स्कल, क्योंकि स्कल ही आता है, या मैंडिबल फ्रैक्चर होने का डर है। ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रॉमेटिक हेड इंजरी में मेनली लेबर और डिलीवरी के समय जो एक्सटर्नल से होता है उसमें स्कल और मैंडिबल फ्रैक्चर होने का खतरा है। इंट्रा क्रैनियल भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा क्रैनियल भी हो। और कुछ कोवर्ट होता है। अब कोवर्ट कहने का क्या मतलब है? कोवर्ट कहने का मतलब है कि ये हिडन इंजरी भी होता है। जैसा कि फीटल हेड है वो कंसीडर किया जाता है प्लास्टिसिटी की तरह, मतलब वो को कैसे भी मोल्डिंग करो वो मोल्ड हो जाएगा। रेयर केस में देखा जाता है सीवियर मोल्डिंग, जिसके कारण टीयरिंग ऑफ वेन होता है। किसका वेन? तो कॉर्टिकल का वेन, जिसके कारण क्या होता है जो हमारा सजाइटल साइनस है, नहीं तो फिर इंटरनल सेरिब्रल वेन, वेन ऑफ गैलेन, उसके बाद और कौन सा तो टेंसोरियम इटसेल्फ, वो सब में क्या होगा एम्प्टी हो जाएगा, जिसके कारण इंट्राक्रैनियल सब ड्यूरल इपीड्यूरल हेमरेज देखने को मिलेगा। मेनली ये वेजाइनल डिलीवरी में भी हो सकता है। ब्लीडिंग एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन सब ग्लियल हेमरेज जो है वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में देखा जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, जो इंट्राक्रैनियल सब ड्यूरल और इपीड्यूरल है हेमरेज, ये वेजाइनल डिलीवरी में देखा जाता है। और एक है सब ग्लियल, ये देखा जाता है हेमरेज इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, रेयर केस में हेड ट्रॉमा देखा जाता है जिसमें इम्बोलाइजेशन भीतर के ब्रेन टिश्यू में हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इंट्राक्रैनियल हेमरेज में मोस्ट नियोनेट्स जो हैं वो रिलेटेड होते हैं गेस्टेशनल एज से। मोस्ट हेमरेज जो प्री टर्म में देखा गया है, प्री टर्म नियोनेट्स में, वो किसके कारण होता है तो हाइपोक्सिया और इस्केमिया के कारण होता है, जबकि टर्म न्यूबॉर्न में ट्रॉमा मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ, इंट्राक्रैनियल हेमरेज टर्म में क्यों हुआ? ट्रॉमा के कारण। ठीक है, टीटी प्री टर्म में क्यों हुआ तो इसमें हाइपोक्सिया या इस्कीमिया के कारण। ठीक है, अब कुछ वैरायटी देखे गए हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज का। देखिए यहाँ पर है कौन कौन सा होता है, सब ड्यूरल, प्राइमरी सब एरेक्नोइड, इंटरसेरिब्रल, इंट्रावेंट्रिकुलर और मिसलेनियस। सब ड्यूरल अब देखें, जो हमारा ब्रेन है ना उसमें 3 मेनिंग्स होते हैं। मेनिंग्स कहने का मतलब कवरिंग, 1 2 3 कैसे याद रखेंगे? दैप, सबसे ऊपर दूरामीटर, फिर अरेक्नोइड और फिर पाईमीटर। ये जो दूरामीटर के नीचे वाला स्पेस है इसी को सब ड्यूरल कहते हैं। एरेक्नोइड के नीचे जो स्पेस है उसको सब एरेक्नोइड कहते हैं। ठीक है, तो जो सब ड्यूरल हेमरेज देखने को मिलेगा वो ट्रॉमा के कारण। तो कैसा कैसा ट्रॉमा तो टेंटोरियल, फ्लैक्स, वेनस लेसरेशन, जिसके कारण हेमाटोमा देखने को मिलता है। क्लिनिकल आउटकम्स क्या है इसका तो अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, लेकिन पोटेंशियली सीरियस होता है। सिम्टम जो है उसका ऑनसेट वेरिएबल होगा, डिपेंड करेगा हेमाटोमा एक्सपेंशन पे। ये यूजुअली
लेस देन 24 आवर्स के लिए होता है। इसमें इरिटेबल, लेथार्जी और ब्रेन स्टीम कंप्रेशन देखने को मिलता है। प्राइमरी सब अरेक्नॉइड, इसमें जो पॉसिबल है इटियोलॉजी वो ट्रॉमा या हाइपोक्सिया है। इसमें सब अरेक्नॉइड हेमरेज भी एसोसिएटेड होता है। उसके साथ साथ सबड्यूरल, इंट्रावेंट्रिकुलर, इंट्रासेरिब्रल और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज भी रहता है। ये कॉमन है लेकिन हमेशा बेनाइन होता है। इंट्रासेरिब्रल ट्रॉमा और हाइपोक्सिया के कारण ये मेनली प्री टर्म इन्फेंट में देखा जाता है। कौन सा? इंट्रासेरिब्रल। अनकॉमन होता है लेकिन सीरियस होता है। इंट्रावेंट्रिकुलर ट्रॉमा और हाइपोक्सिया के कारण देखा जाता है। और ये हेमरेज कहाँ पर होगा? तो कोराइड प्लेक्सस में होगा। जहाँ पर कोराइड प्लेक्सस क्या है? जहाँ पर मेनली हमारा जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो बनता है। ये भी अनकॉमन है लेकिन सीरियस है। सिम्टम जो अभी सबड्यूरल में देखे वैसा ही होता है। मिसलेनियस मतलब कॉज पे डिपेंड करता है। इसमें ट्रॉमा, इपिड्यूरल, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज के कारण भी हो सकता है, जैसे कि हेमरेजिक इन्फ्रैक्शन। ये क्या है? एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोलिज्म के कारण देखना पड़ता है। और ये एम्बोलिज्म थ्रोम्बोलिज्म होता कहाँ है? तो आर्टरी और ब्रेन में। कोगुलोपैथीज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इनहेरिटेड फैक्टर डिफिशिएंसी से रिलेटेड होता है। वेस्कुलर डिफेक्ट, एन्यूरिज्म और एवीएम, आर्टरियोवेनस मेलफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। ये जो इंट्राक्रैनियल हेमरेज है ना, ये मेनली एसिम्प्टोमेटिक देखा गया है। इसका हाईएस्ट कॉज क्या है? तो ऑपरेटिव डिलीवरी, मतलब कि बोथ वेजाइनल एंड सिजेरियन डिलीवरी। जो इन्फेंट जिसको ट्रॉमा हो चुका है, जैसे कि सबड्यूरल या इंफ्राटेंटोरियल हेमरेज, उसमें मेनली न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। और कब से? तो ये जिस समय से बर्थ होता है उसी टाइम से। तो उनको क्या क्या मोस्ट अफेक्टेड होगा? तो उनमें कोमा आएगा, कोमा, स्टुपुर आएगा, नूचर रिगिडिटी, नेक जो है वो फ्लेक्स नहीं होगा। ओपिस्थो, स्पेलिंग लिख देती हूँ, ओपिस्थोटोनस, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मूवी सब देखें, हॉरर मूवी, पूरा शरीर इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो कभी कभी क्या होता है, ये जो हेड रहता है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है, फेस आगे रहता है तो उसके वजह फेस पीछे मुड़ जाता है। ये सब इस बीमारी में देखा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ ये वर्स होते जा रहेगा। कुछ न्यूबॉर्न हैं वो जो जन्म लेते हैं वो इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन ये 12 आवर्स ऑफ द एज में ही इम्प्रूवमेंट होगा, जब उनमें ड्रॉजीनेस होगा, एपैथी, फेबल क्राई, पैलर, फेलवर टू नर्स, डिस्निया, साइनोसिस, वोमिटिंग, कन्वुल्जन, अगर ये सब एक्सीडेंट हुआ तो वो उनमें सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोमा, नूचर रेसिडिटी, ओपिस्थोटोनस हुआ तो ये टाइम के साथ वर्स होते जाएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है टर्म नियोनेट्स में, ठीक है। ये सब हम जानेंगे कैसे? तो एमआरआई स्टडी करके। उसके बाद जो क्लिनिकल फाइंडिंग है, जैसे कि हेमाटोमा, ये सब ये रिजॉल्व हो जाता है 4 वीक में सभी इन्फेंट में। अब आते हैं एक्स्ट्रा क्रैनियल हेमाटोमा। एक्स्ट्रा क्रैनियल हेमाटोमा में क्या है? ब्लड कलेक्शन एक्यूमुलेट होता है आउटसाइड द कलवेरियम, मतलब कि ये जो हमारा मेनिंग्स है ना उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो इसको हम इसमें हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? तो एक पढ़ेंगे सीफेलोहेमाटोमा और दूसरा पढ़ेंगे सब गैलियर हेमरेज, ठीक है। इसमें जो मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट होता है स्काल्प, वो मेनली कंपोज होता है स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ग्लिया एपोन्यूरोटिका, सबग्लिया स्पेस, कैल्वेरियम, पेरिस्टोनियम। इसी में मेनली देखने को मिलेगा एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। अभी जो ग्लिया एपोन्यूरेटिका है ये क्या होता है? तो ये एक डेंस फाइब्रस टिश्यू है। यही जो हमारा सब ग्लिया स्पेस है
वो लूज फाइब्रो एल्वियोलर टिश्यू का बना होता है। तो चलिए पहले इसका पिक्चर देख लेते हैं तो ज़्यादा इजी होगा। यही है हमारा स्काल्प के नीचे का पार्ट, ये स्काल्प है, ये ग्लिया एपोन्यूरोसिस है, ये सब ग्लियर स्पेस है, ये पेरिटोनियम है, ये पेलाइटर बोन है, और यहाँ से हमारा दूरामीटर मतलब कि मेनिंग्स स्टार्ट हो गया। तो मेनिंग्स में नहीं होता है, ये मेनिंग्स के ऊपर वाले पार्ट में होता है, इसलिए इसका एक्स्ट्राक्रैनियल हेमाटोमा नाम दिया गया है। ठीक है, अब जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे ना तो हम देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट होता है क्या, तो इमिशियरी वेन। अब इस इमिशियरी वेन है क्या, तो ये इमिशियरी वेन लार्ज वल्वलेस, इसमें वल्व नहीं होता है, और ये कनेक्ट करता है यहाँ पर जो ड्यूरल साइनस होता है, और ऊपर में जो एक्स्ट्राक्रैनियल वेन होता है, या उसको कह सकते हैं सुपरफिशियल स्कार वेन, उसको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ग्लियर एपोन्यूरोटिका और जब सब ग्लियर स्पेस है, ये ओसिपिटल, पेराइटल, फ्रंटल बोन सभी जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा ये पेरिस्टोनियम है, ये कभी भी सूचर के लाइनिंग पे नहीं क्रॉस करता है। तो ये याद रखिएगा, पेरिटोनियम है जो स्कल बोन में पाया जाता है, और ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। देखिए आप ही यहाँ पर देख लीजिए, ये पेरिटोनियम है, और जो सब ग्लियर है, देखिए सब ग्लियर या ग्लियर एपोन्यूरोसिस है, वो पूरे बोन जैसे कि फ्रंटल, ऑसिपिटल और पेराइटल में प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेफेलोहेमाटोमा के बारे में, लास्ट में रिव्यू दे देंगे, अभी पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कैप्यूस सक्सीडियम। देखिए इसमें क्या पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर इदीमा हो गया है। क्या ये ब्लड इसमें है? नहीं। तो इसमें स्वेलिंग ऑफ स्कार्प हो जाता है। क्या का स्वेलिंग होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसमें इदीमा आ जाता है, और ये ओवल लाई करता है पेरिस्टोनियम का। देखिए पेरिस्टोनियम के ओवल लाई किया है। ये जो कैप्यूट है वो मैक्सिमम होता है बर्थ के समय, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है मतलब ये अपने आप सही हो जाता है कुछ आवर्स में या कुछ दिन में। ये अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो यहाँ पर एब्सेस बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये सही हो जाता है। ये होता क्यों है, क्योंकि ये हेड इंजरी कह रहा है, तो वेजाइनल डिलीवरी के समय वो जो बोन होता है पेल्विक बोन, उससे प्रेशर या चोट लगने के कारण हो सकता है, लेकिन ये अपने आप मैक्सिमम टाइम में सही हो जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो एब्सेस हो सकता है। दूसरा है सेफेलोहेमाटोमा। सेफेलोहेमाटोमा क्या है, तो इसमें क्रैनियल सब पेरिस्टोनियल हेमाटोमा देखने को मिलता है। क्या, इसको क्रैनियल सब पेरिटोनियल हेमाटोमा भी कहते हैं। तो आपको पिक्चर में से पता चल रहा होगा, यहाँ पर देखिए जो हमारा सेफेलोहेमाटोमा है वो नीचे नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर नीचे आ गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रैनियल सब पेरिटोनियल हेमाटोमा। ये मेनली डेवलप कैसे होता है, तो सियरिंग फोर्स, जो फोर्स लगता है लेबर के समय या डिलीवरी के समय, इसके कारण जो इमिशियरी या डिप्लोपिक वेन होता है उसमें लेसरेशन हो जाता है। इमिशियरी तो बता दिए कौन सा वेन होता है, जो एक्स्ट्राक्रैनियल और जो ड्यूरल साइनस को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो डिप्लोइक वेन है, डिप्लोइक वेन कौन सा होता है, ये मेनली जो कॉर्टिकल एरिया है उसको ये ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेसरेशन हो जाएगा, जिसके कारण ये देखने को मिलता है। ये डेंसली अधेयर होता है पेरिटोनियम में, इसलिए ये रेपिड इनलार्ज करता है और हेमाटोमा फॉर्म करता है। हेमरेज क्या हो जाएगा, ओवर वन और बोथ पेराइटल बोन, ये पल्पेबल होंगे, इसके जो एजेज होंगे पल्पेबल होंगे। ब्लड कहाँ तक पहुँच जाएगा, पेरिटोनियम तक पहुँच जाएगा। अब आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि हेमाटोमा और कैप्यूस सक्सीडियम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए क्या है, इधर सक्सीडियम रखते हैं, इधर हेमाटोमा रखते हैं। जो सक्सीडियम है, पहला सॉफ्ट टिश्यू में इदीमा होता है। हेमाटोमा में ब्लड कलेक्शन होता है, कहाँ पे, तो पेरिस्टोनियम और स्कल के बीच में। सक्सीडियम में क्या होता है, जो इदीमा होता है वो सूचर लाइन को क्रॉस करता है, लेकिन हेमाटोमा सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है,
जो सक्सीडियम है वो बर्थ से प्रेजेंट होता है, लेकिन हेमाटोमा ब्लड कलेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये मेनली सेकेंड डे या कुछ आवर्स के बाद देखा जाता है। जो सक्सीडियम है उसका जो बॉर्डर है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन जो सेफेलोहेमाटोमा है उसका बॉर्डर डिफाइन है। ठीक है, जो सक्सीडियम है उसमें इकीमायोसिस हो सकता है, लेकिन ये अपने आप सही हो जाएगा 48 आवर्स में। और जो हमारा हेमाटोमा है इसका साइज मेनली इंक्रीज करता है फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में, और ये रिजॉल्व होने में मंथ लगा देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और भी चलिए एक इजी वे में समझाती हूँ। तो इजी वे में समझना है। हेमाटोमा सक्सीडियम बर्थ से प्रेजेंट होता है, टिश्यू में इदीमा होता है, इसमें जो एजेज हैं वो अच्छे से नहीं होते हैं, अगर प्रेशर देने पे सॉफ्ट लगेगा, और ये 1 से 2 दिन में सही हो जाएगा। ये मेनली डिले होता है, कुछ आवर्स के बाद आते हैं। उसके बाद इसमें क्या होंगे, तो इसका एजेज जो हैं वो शार्प होंगे, मतलब आपको पता चलेगा कि यहाँ से है। ये इलास्टिक होता है और प्रेशर पे नीचे की ओर नहीं जाता है, और इसको सही होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो अगर कैप्यूस सक्सीडियम है तो उसको हम एनालॉग्स में क्या बता सकते हैं कि उसको स्वेलिंग, डिस्कलरेशन या डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेफेलोहेमाटोमा है उसको हम ब्रूसिंग कह सकते हैं, और ये मेनली रिजल्ट होता है वैक्यूम या फोर्सेप इंट्रैक्शन के कारण। चलिए अब डिफरेंस समझ गए दोनों में। अब आते हैं फिर से सेफेलोहेमाटोमा में। ये स्टार्टिंग में नहीं अपेरेंट होता है, ये कब आता है, डिलीवरी के कुछ घंटों के बाद, जब ब्लड सफिशिएंट हो जाता है राइज करने के लिए पेरिटोनियम को। ठीक है, एक बार जब ये आइडेंटिफाई होता है तो आपको ये धीरे धीरे ग्रो करते ही दिखाई देगा, और ये परसिस्ट करता है कुछ वीक तक, इवन मंथ तक। ब्लीडिंग जो होगा ना वो सफिशिएंट हो सकता है कि इसके कारण एनीमिया भी कॉज हो सकता है। लेकिन जो कैप्यूस सक्सीडियम है उसमें सिर्फ स्काल्प स्वेल करेगा, और उसको इदीमा कहते हैं। ठीक है, कैप्यूट है जो मैक्सिमम देखने को मिलेगा बर्थ के समय, और ये रेपिडली, जैसे कि ये जो हेमाटोमा है ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जो कैप्यूस सक्सीडियम है वो धीरे धीरे घटता है। ठीक है, इसलिए तो कुछ आवर्स में सही हो जाता है। ये जो सेफेलोहेमाटोमा है ये कॉमन होता है किसमें, तो ट्रॉमेटिक इंजरी, अगर वैक्यूम या जो वो फोर्सेप करते हैं ना डिलीवरी, उसमें ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। अब देखिए ये हमारा जो पिक्चर शो कर रहा है इसको देख के कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, हमारा पेरिटोनियम है, ये सूचर है, इसको ये क्रॉस नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सेफेलोहेमाटोमा हो जाएगा। और जब सब ग्लियर का देखेंगे तो ये हमारा सब ग्लियर है। चलिए सब ग्लियर के बारे में पढ़ते हैं पहले। ये जो सब ग्लियर हेमरेज है ये लेसरेशन हो जाने के कारण होता है, एक किस में, तो इमिशियरी वेन में। ठीक है, इसमें जो ब्लीडिंग है वो ग्लिया एपोन्यूरेटिका और स्कल पेरिटोनियम के बीच में होता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे हुआ है, ये हमारा सब ग्लियर स्पेस है और ये हमारा पेरिटोनियम है, तो इस दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है, और जो ये होता क्यों है, तो इसका जो लूज एलियोलर टिश्यू है और जो लार्ज सरफेस एरिया है वहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो गया है। ठीक है, और ये एक्सटेंड कहाँ तक कर सकता है, तो ऑर्बिट के नेक तक। ठीक है, माने नेक से ऑर्बिट तक ये कर सकता है, और लेटरली ये टेम्पोरल फैसिया एबव द ईयर तक जा सकता है। इसके कारण क्या होंगे, तो हाइपोटेंशन हो सकता है, जिसके कारण मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी होने के चांसेस हैं। तो पिक्चर से आप समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर रेड नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ इदीमा है, तो ये कैप्यूस सक्सीडियम है। ये देखिए ये हमारे सूचर लाइन को क्रॉस किया है। ठीक है, ये वाला पिक्चर में देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है, सब ग्लियर के नीचे, सब ग्लियर स्पेस में और हेमाटोमा के ऊपर, और ये भी सूचर को पास किया है, तो ये क्या हो जाएगा, सब ग्लियर हेमरेज। लेकिन ये सूचर को पास नहीं किया है, ब्लड जमा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेफेलो हेमाटोमा। ठीक है, और सेफेलो हेमाटोमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये होता है क्रेनियल सब पेरिटोनियम
हेमातोमा में। ठीक है, अब आते हैं स्कल फ्रैक्चर। इससे पहले अभी तक जो इंट्राक्रैनियल पर है हेमरेज, एक्स्ट्राक्रैनियल हेमरेज, इसका एक शॉर्ट रिव्यू करते हैं। बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी का मतलब क्या बताए थे कि ऐसा इंजरी जो डिलीवरी के टाइम हो। ठीक है, इसमें मेनली एक्स्ट्रा था, इंट्रा था। एक्स्ट्रा में हमने क्या पढ़ा था, कैप्यूस सक्सीडियम। कैप्यूस सक्सीडियम में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है और इसमें ब्लड नहीं रहते हैं, सीरम फ्लूइड रहता है। और ये मेनली प्रेशर पड़ने के कारण होता है। किसके द्वारा, तो गिरदर के द्वारा। किसका, GIRDLE। अब ये गिरदर क्या होता है, तो सर्विक्स, बॉनी फ्लेक्स, पेल्विस, जो इस तरह से बॉनी पेल्विस होता है, ये सब में कारण है। इसमें क्या होते हैं, तो ब्रूसिंग टाइप का आ जाता है। ठीक है, ये मेनली 36 आवर्स के अंदर अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा है सेफेलोहेमाटोमा। सेफेलोहेमाटोमा में हमने क्या पढ़ा कि इसमें ब्लड कलेक्ट होता है पेरिटोनियम और फ्लैट बोन के बीच में, लेकिन ये सूचर लाइन को पास नहीं करता है। और ये ऐसा क्यों होता है, तो इमिशियरी वेन में क्या हो जाएगा, रप्चर या रेसरेशन हो जाने के कारण देखा जाता है। ये मेनली फोर्सेप डिलीवरी ये सब में देखा जाएगा। ठीक है, ये अपीयर कब होगा, तो ये तुरंत अपीयर नहीं होता है, कुछ टाइम लगाता है और ये ग्रोइंग होता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ये भी अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो विटामिन के 1 से 2 mg इंट्रामस्कुलरी दिया जाता है। या उससे भी सीवियर केस हो जाए जो मेनली देखा नहीं जाता, लेकिन अगर हो गया तो पहले इंसीजन, फिर ड्रेनेज और फिर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इंट्राक्रैनियल इंजरी, जो अंदर में इंजरी होता है। इसका क्या क्या कॉजेज होगा, प्रिसिपिटेट लेबर, मतलब लॉन्ग लेबर के कारण ये होता है। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के कारण होता है, अगर बेबी का हेड लार्ज हो तो। फोर्सेप डिलीवरी में डिफ़िकल्टी हो जाने के कारण होगा। तो इसमें डिफ़िकल्टी क्यों होगा, तो पेल्विक का जो साइज है वो इनएडिक्वेट है। उसके बाद ब्रीच प्रेजेंटेशन के कारण होगा, मतलब कि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, जैसे कि ब्रो प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो इसमें जो पेशेंट होंगे उनमें एस्फेजिया देखने को मिलेगा। एस्फेजिया मतलब क्या होता है कि जो बेबी बॉर्न होते हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है क्या में, तो ब्रीदिंग में। इवन रिसक्सेशन करने के बाद भी उनमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है। इसके दो टाइप होते हैं, ट्रॉमेटिक इंट्राक्रैनियल और एनोरेक्सिक इंट्राक्रैनियल हेमरेज। जो ट्रोमेटिक होता है वो एक्स्ट्राड्यूरल देखा गया है। एक्स्ट्राड्यूरल कहने का क्या मतलब है, स्कल बोन में। और जो एनोरेक्सिक है इसमें मेनली ब्लड वेसल इन्वॉल्व होता है और वेन इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये इंट्रासेरिबुलर और सबएरेक्नॉइड हेमरेज होता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें हाई पिच क्राई होगा, कन्वुल्जन होगा, वोमिटिंग होंगे, लो मसल टोन जिसको हाइपोटोनिया कहते हैं, इनकोऑर्डिनेट मूवमेंट होगा, अपगार स्कोर 3 हो जाएगा, 3 या उससे कम। मेनली अपगार स्कोर 10 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 से कम हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाता है। और ये मेनली सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसके कारण कॉज हो सकता है। मैनेजमेंट में क्या कहे तो ओवरऑल में हम अगर ये क्या एनोरेक्सी के कारण हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, वेंटिलेटरी सपोर्ट करेंगे। कन्वर्जन हो रहा है तो एंटी कन्वर्जन ड्रग देंगे, गर्म करेंगे बेबी को, एयरवेज को क्लियर करेंगे, विटामिन के देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। ठीक है, वाइटल साइन चेक करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे पेशेंट को जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है। उसके बाद पेशेंट को रीएश्योर करेंगे। स्कल फ्रैक्चर, ये जो फ्रैक्चर होते हैं रेयर होते हैं, लेकिन अगर होंगे तो बहुत ही टेंशन का ये बात है, क्योंकि ये किससे एसोसिएटेड है, सीरियस इंट्राक्रैनियल हेमरेज का। ठीक है, इसके मेरे 3 टाइप होते हैं, रीनियल, डिस्प्रेस्ड और ऑसिपिटल ऑस्टियोडियास्टियासिस। लीनियल, डिप्रेस, ऑसिपिटल ऑस्टियोडियास्टियासिस। अब ये होता क्यों है, क्योंकि हेड ये ज़्यादा कॉमन होता है जब हेड टाइटली वेजेज होता है पेल्विस के अंदर। ठीक है, ये फ्रैक्चर किसके कारण होगा, तो स्कल कॉम्प्रेशन हो जाए अगेंस्ट सैक्रल प्रोमिनेंटली, जैसे कि ये पेल्विस बोन है, यहाँ पर जो सैक्रल यहाँ पर इस तरह से आके
फंस जाए, ठीक है। या हैंड प्रेशर करने जो हम करते हैं बेबी के हेड को लिफ्ट करने के लिए सिजेरियन डिलीवरी के समय, या ट्रांसवेजाइनल कर रहे हैं तो जो अपवाद हैंड प्रेशर कर रहे हैं उसके द्वारा भी हो सकता है। ये फ्रैक्चर को हम मैनेज कैसे करते हैं, तो सर्जिकल डिकम्प्रेशन के द्वारा, और कभी कभी ये अपने आप भी रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये देखिए पिक्चर यही है, डिस्पर्स स्कल फ्रैक्चर का मेनली रहना चाहिए इस तरह, तो यहाँ पर डिप्रेस हो गया है। तो ये क्यों होता है ये तो बता दिए। सिजेरियन डिलीवरी में ज़बरदस्ती निकालने के कारण, क्योंकि हेड क्या है पेल्विस एरिया में फंस गया है, या बर्थ कैनाल में हेड जो है वो डिसलॉजमेंट हो जाने के कारण, और या ऊपर से प्रेशर जो पड़ता है उसके कारण ये मेनली देखने को मिलता है। स्पाइनल कोड इंजरी, मेनली ये जो स्पाइनल कोड इंजरी है ना वो रेयर केस में देखा जाता है। इसमें होता क्या है, जब ओवर स्ट्रेसिंग होता है स्पाइनल कोड को तो उसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड इंजरी। इसमें हैमरेज और इदीमा रेयरली एसोसिएटेड होता है। ये होता क्यों है, तो जो जैसे कि हम क्या करते हैं डिलीवरी के समय टॉर्सन यूज करते हैं या लेटरल ट्रैक्शन करते हैं स्पाइन का, जिसके कारण क्या होता है स्पाइनल कोड इंजरी होता है। तो ये कैसे होता है, तो एक्सेसिव लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल ट्रैक्शन ऑफ द स्पाइन या बाई टॉर्सन। टॉर्सन मतलब ऐसे घुमाते हैं ना डिलीवरी के टाइम में, तो उसके कारण ये देखने को मिलता है। कुछ केस में वर्टिब्रा फ्रैक्चर या डिसलोकेट हो जाता है। इंजरी एसोसिएटेड होता है फोर्सेप रोटेशन में, जैसे कि कोई क्या करता है ब्रिज को सिफेलिक में करना है तो ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा स्पाइनल कोड इंजरी देखा जाता है। देखिए यही लिखा है ना, इट कैन ऑकर ड्यूरिंग ब्रिज डिलीवरी। इसमें कौन और क्या, जब शोल्डर डिस्टोसिया रहता है और हम जब ये मैन्यूवर कहते हैं कौन सा जवानेली मैन्यूवर, तभी ये स्पाइनल कोड इंजरी देखने को मिलता है। देखिए इस तरह से टॉर्सन किया जाता है ये बेबी को, तब स्पाइनल कोड इंजरी देखने को मिलेगा। पेरिफेरल नर्व इंजरी, ट्रॉमा जो होता है वो पेरिफेरल नर्व इंजरी के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पेरिफेरल नर्व इंजरी ये मेनली ट्रॉमा के कारण होता है, इसलिए इसको ट्रॉमेटिक पेरिफेरल नर्व इंजरी भी कहते हैं। अगर इसमें नर्व डैमेज हो तो ये सीरियस और डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये परमानेंट हो, ठीक है। इंजरी इन्वॉल्व हो सकता है सिंगल नर्व या सिर्फ नर्व का रूट, प्लेक्सस या ट्रंक। जो पेरिफेरल नर्व इंजरी है इसको बाद में ब्राकियल प्लेक्सस इंजरी, फ्रेनिक नर्व इंजरी और फेशियल पाल्सी भी इसमें आता है। तो अगर ब्रैकियल ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मेनली 3 तरह का पाल्सी देखने को मिलेगा। एक है इर्व दुचीनी पाल्सी जो अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, अपर प्लेक्सस इंजरी और क्लम्प के पाल्सी इंजरी, ठीक है। लोअर प्लेक्सस इंजरी में मेनली फ्रेनिक नर्व इंजरी भी कंपोनेंट है ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी का, और फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम डिस्कस करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी। उससे पहले जो इर्व दुकीनी पाल्सी था उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इर्व दुकीनी पाल्सी या उसको इल्प्स पाल्सी भी कहा जाता है, इसमें मेनली पैरालिसिस आर्म में होता है। क्यों होता है, तो जो अपर ट्रंक है जो C5 C6 नर्व के इंजरी के कारण होता है। जो अपर ट्रंक में C5 और C6 नर्व होता है उसमें इंजरी होता है, जिसके कारण आर्म में पैरालिसिस होता है। ये जो है ये भी पार्ट होता है हमारा ब्राकियल पैरालिसिस प्लेक्सस का, ठीक है। ये कब देखा जाता है, तो ये मोस्ट कॉमनली डिस्टोसिया के टाइम में देखा जाता है, शोल्डर डिस्टोसिया। यही है हमारा इर्व्स पाल्सी। इसमें देखिए क्या हुआ है, रिस्ट ऐसे टेढ़ा हो गया है, अपर आर्म रेड हो जाएगा, फॉरवर्ड रोटेटेड डिस्टोर्सिया के कारण क्या होगा,
ये जो शोल्डर है वो फॉरवर्ड रोटेट हो जाएगा। फिर मसल एट्रोफी देखने को मिलेंगे, आर्म का लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और जो रिस्ट में डिफॉर्मिटीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, बेटर टिप डिफॉर्मिटीज भी कहते हैं। ये क्यों होता है, तो C5 और C6 नर्व रूट में डैमेज हो जाने के कारण। ठीक है। ब्राकियल प्लेक्सोपैथी या ब्राकियल प्लेक्सस इंजरी, एवरी माने 1000 बेबी में 2 बच्चे मेनली इस इंजरी के शिकार होते हैं। उनमें कुछ फॉर्म ईर्प्स पाल्सी के होते हैं, जो अभी डिस्कशन किया था। ठीक है। ब्राकियल प्लेक्सस होता क्या है, ये एक नेटवर्क ऑफ नर्व है जो मेनली एग्जिट करता है नेक, ऊपर वाला नेक के पास से, और प्रोवाइड करता है मूवमेंट एंड सेंसेशन। कहाँ कहाँ पे, आर्म, हैंड और फिंगर। इसका डैमेज मेनली कब होता है, तो डिफ़िकल्ट डिलीवरी, जैसे कि बेबी लार्ज है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, प्रोलॉन्ग लेबर है, या ड्यूरिंग डिलीवरी जो ब्राकियल प्लेक्सस है वो डैमेज हो जाए मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण, तो ये देखने को मिलता है। ठीक है। टाइप कितने तरह के, अब देखते हैं ब्राकियल प्लेक्सस इंजरी का टाइप। पहला क्या है, अवुल्जन। इसमें क्या होता है, जो नर्व है वो जहाँ पर स्पाइनल कोड से वो अटैच किया है वहाँ से ही वो टॉर्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा, उसमें इंजरी आ जाएगी। इसमें सर्जिकल रिपेयर इम्पॉसिबल है। दूसरा है रप्चर। रप्चर में क्या होता है, नर्व तो टॉर्न करता है लेकिन वो स्पाइनल कोड पे नहीं करता, इसलिए इसका सर्जिकल रिपेयर पॉसिबल है। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है न्यूरोमा। इसमें क्या होता है, स्कार टिश्यू फॉर्म होता है किसी प्रेशर ये सब के कारण। मान लीजिए नर्व पे प्रेशर हुआ तो उसके कारण सिर्फ स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाएगा और ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो है उसको कहते हैं न्यूराप्रॉक्सिया। न्यूरोप्रॉक्सिया क्या होता है, नर्व स्ट्रेच हो जाता है लेकिन टर्न ऐसे खींचते हैं एकदम, अब टूटने वाला है ना, उसे स्ट्रेच हो जाएगा लेकिन टर्न नहीं होगा। ये भी अपने आप हील हो जाता है बिना सर्जरी का। मेनली नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, तो रेगुलर वेजाइनल डिलीवरी होता है, उसमें बेबी स्लीप कर जाता है बर्थ कैनाल के थ्रू, कोई रेजिस्टेंस के या बिना असिस्टेंट का। लेकिन ट्रॉमेटिक डिलीवरी में क्या होता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है बेबी को पुल करने के लिए बर्थ कैनाल के थ्रू, जिसके कारण नर्व स्ट्रेच या टॉर्न होते हैं। और ये 4 तरह का हमने ब्राकियल आपको टाइप पढ़ाया कि कैसे ब्राकियल टाइप इंजरी होता है। ठीक है। वैसे ही ईर्प्स पाल्सी में इंजरी होता है ब्राकियल प्लेक्सस में, जिसके कारण जो आर्म है उसमें पैरालिसिस देखने को मिलता है। ठीक है। अब हमने क्या क्या देख लिया, इंजरी कॉमन होता है ब्राकियल प्लेक्सस का, मेनली 1000 में 1 से 3 देखने को मिलता है। ब्रीच डिलीवरी और शोल्डर डिस्टोसिया रिस्क फैक्टर होता है इसका। अब ये जो सीवियर प्लेक्सोपैथी होता है, प्लेक्सो मतलब प्लेक्सस, पैथी मतलब डिजीज, ये ऑल्सो कॉज होता है बिना रिस्क फैक्टर का या शोल्डर डिस्टोसिया का। तो हम ये सिर्फ नहीं कर सकते कि सिर्फ शोल्डर डिस्टोसिया से भी हो, और भी रिस्क फैक्टर से ये हो सकता है। इंजरी जो होता है प्लेक्सोपैथी में वो एक्चुअली कहाँ तक होता है, नर्व रूट तक होता है, जो सप्लाई किया जाता है ब्राकियल प्लेक्सस के द्वारा। कौन सा ब्राकियल प्लेक्सस, C5 से C8 और T1। ठीक है। इसमें कोई हैमरेज और इदीमा भी के साथ भी हो सकता है। विथ हैमरेज और इदीमा के साथ अगर हुआ तो जो एक्सोनल फंक्शन है वो टेम्पोररी इम्पेयर हो जाएगा, लेकिन इसके रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं। इसके टाइप बताए थे, पहला जो अवुल्जन था, कौन सा पहला टाइप है, अवुल्जन। इसका प्रोग्नोसिस पुअर है क्योंकि इसको हम सर्जरी के थ्रू सही नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक पैरालिसिस है जिसका नाम है ईर या दुकने पैरालिसिस। इसमें डैमेज होता है C5 C6 नर्व रूट, जिसके कारण मेनली ईर पैरालिसिस देखने को मिलता है। इंजरी कैसे होता है, तो ब्रीच डिलीवरी के द्वारा होता है, नहीं तो फिर डिफ़िकल्ट सिफेलिक डिलीवरी में भी हो सकता है। जो C5 C6
रूट है वो ज्वाइन करके बनाता है अपर ट्रंक ऑफ द प्लेक्सस। और इसके इंजरी के कारण मेनली जो हमारा डेल्टॉइड है, इंफ्रास्पाइनेटस और फ्लेक्सस मसल है फॉरआर्म का, उसमें पैरालिसिस हो जाता है। अफेक्टेड आर्म है उसको अगर हम सीधा रखेंगे तो वो अंदर की ओर रोटेट रहेगा। एल्बो क्या है, एक्सटेंडेड रहेंगे। रिस्ट और फिंगर फ्लेक्स्ड रहेगा, जो अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। जो फिंगर फंक्शनिंग है वो रहेगा। अब ये जिनको भी हुआ है ना इल्प्स, उनमें ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स डिलीवरी भी हो, नॉर्मल डिलीवरी में भी ऐसा हो सकता है, नॉर्मल वर्टिकल प्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब दूसरा आते हैं जिसका नाम है क्लम्प के पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें डैमेज होता है हमारा क्रैनियल नर्व एव और थोरैसिक नर्व 1 का रूट, जो सप्लाई करता है लोअर प्लेक्सस को, जिसके कारण क्लम्प के पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसमें जो हमारा हैंड है वो फ्लैसिड हो जाएगा। टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ और ब्रैकियल प्लेक्सस नर्व रूट रिजल्ट फ्लैसिडिटी ऑफ आर्म एंड हैंड। कह रहा है कि अगर टोटल जो नर्व होता है ब्रैकियल प्लेक्सस का, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए जिसके कारण क्या होता है, फ्लैसिडिटी होता है आर्म और हैंड में, और उसके साथ सीवियर डैमेज भी देखने को मिलेगा हॉर्नर सिंड्रोम में। तो मेनली हमें यहाँ पर ब्रैकियल पैरालिसिस में 3 चीज़ पढ़ने को मिला। C5 C6 के कारण इल्ब या दुखने पैरालिसिस होता है। C8 T1 रूट डैमेज के कारण क्लम्प के पैरालिसिस मिलता है, इसमें हैंड फ्लैसिड हो जाएगा। और जो हॉर्नर सिंड्रोम है इसमें टोटल ब्रैकियल प्लेक्सस का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण आर्म भी फ्लैसिड हो जाएंगे। उसके बाद पतोसिस ये सब भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि शोल्डर डिस्टोसिया सिर्फ इसका कारण नहीं हो सकता है, बहुत से कारण में क्या होता है, एक्सोनल डेथ भी होता है। अब ये जो तीनों डैमेज पर है, इसमें मोस्ट कॉमन इंजरी किस में देखा जाएगा, तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो C5 C6 नर्व रूट इंजरी देखा जाता है 86% चिल्ड्रेन में। 38% चिल्ड्रेन में C5 C7 डैमेज देखा जाता है, और बाकी में C5 C8 डैमेज देखा जाता है, ये वाला। ठीक है, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन से इसको सही करने का ये ट्राई किया जाता है, रिपेयर किया जाता है ताकि इसका फंक्शन इम्प्रूव कर सके। ठीक है, अगर पैरालिसिस परसिस्ट किया तो। अब आते हैं फेशियल पैरालिसिस। अब फेशियल पैरालिसिस नाम से ही है, जो फेशियल नर्व है उसमें ट्रॉमा होगा, जिसके कारण ये फेशियल पैरालिसिस होगा। तो इसके कारण अगर नर्व, ये जो फेशियल नर्व है उसमें ट्रॉमा होता है, जो ट्रॉमा कहाँ, ये जो नर्व है कहाँ से अराइज होता है, तो ये अराइज होता है स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन से। कहाँ से, स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन से, जिसके कारण फेशियल पैरालिसिस होता है। तो हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो फेशियल नर्व जो निकलता है स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन से, उसमें ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, तो उसके कारण फेशियल पैरालिसिस हम देखते हैं। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस डिलीवरी के टाइम में होता है, और ये डेवलप्ड होता है शॉर्टली आफ्टर बर्थ, मतलब ये 2 टाइम में होगा, या तो डिलीवरी के टाइम में या उसके बर्थ के तुरंत बाद। ठीक है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड होता है अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरीज में। इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, और कुछ फॉलो करता है सिजेरियन डिलीवरी में। जो फेशियल नर्व डैमेज है वो ज़्यादा कॉमन होता है लो फोर्सेप से, अगर हम ये डिलीवरी करते हैं तो। ठीक है, ये और भी पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है पोस्टीरियर ब्लेड के द्वारा, जब फोर्सेस प्लेस किया जाएगा ऑब्लिकली ऑन द फीटल हेड। तो अभी तक हमने क्या बताया, ट्रॉमा होता है पहला तो अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी में, दूसरा जो लो फोर्सेप यूज करते हैं, और तीसरा जो पोस्टीरियर ब्लेड में फोर्सेप यूज किया जाता है जब बेबी और ये का जो हेड है वो ऑब्लिकली पोजीशन में रहे,
तो फोर्सेप मार्क इंडिकेट द कॉज ऑफ इंजरी। अब कैसे पता चलता है कि इंजरी है? तो फोर्सेप मार्क से। जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, अपने आप रिकवरी है, वो कुछ ही दिन में हो जाएगा। ठीक है। अब जो परमानेंट पैरालिसिस देखिए इस तरह से पता चलता है। ये जो फिगर है उसमें आप लेफ्ट फेशियल नर्व इंजरी देख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सही हो जाएगा डिलीवरी के 2 दिन के बाद। अब आते हैं हम फ्रैक्चर में। मोस्ट लॉन्ग बोन फ्रैक्चर फॉलो करता है डिफ़िकल्ट डिलीवरी में। ठीक है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं देखा जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं जो फ्रैक्चर क्या क्या हो सकता है न्यूबॉर्न में। मेनली जो फ्रैक्चर देखा गया है ना, वो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर देखा गया है। और वो कब? जब डिलीवरी में डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है। और ये होता क्यों है? तो जैसे कि पल्पेशन कर रहे हैं क्लेविकल या लॉन्ग बोन का, तो उस समय ये देखने को मिलता है, या डिफ़िकल्ट डिलीवरी के बाद मेनली फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसमें जब हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको क्रीपिटेशन का आवाज़ आएगा। अब क्रीपिटेशन का मतलब क्या होता है? चटकना। ठीक है। और अनयूजुअल इरेगुलरिटी दिखेगी। अगर कोई पूछे कॉमन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा क्लेविकुलर फ्रैक्चर। कौन सा कॉमन होता है? क्लेविकुलर फ्रैक्चर। ये अनप्रिडिक्टेबल और अनअवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन है नॉर्मल बर्थ का। ये नॉर्मल बर्थ में भी ये क्लेविकुलर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ये जो क्लेविकुलर फ्रैक्चर है ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ब्राकियल प्लेक्सोपैथी का, जब शोल्डर डिस्टोसिया होता है। और अगर क्लेविकुलर फ्रैक्चर हुआ है तो ये क्लेविकुलर फ्रैक्चर किसको बचाता है? तो ब्राकियल प्लेक्सोपैथी से हमें बचाता है। ठीक है। कब? जब शोल्डर डिस्टोसिया हुआ है तब। दूसरा, हीमोरल फ्रैक्चर। हीमोरल फ्रैक्चर इनफ्रीक्वेंट होता है और ये मेनली 70% फॉलो करता है अनइवेंटफुल बर्थ में, जैसे कि डिफ़िकल्ट डिलीवरी ऑफ शोल्डर, इंसेफेलिक डिलीवरी, ब्रीच डिलीवरी। तो इसमें हम जब रेडियोग्राफिकली करेंगे तो ग्रीन स्टिक टाइप का दिखेगा। कैसा फ्रैक्चर होगा? तो ग्रीन स्टिक टाइप का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। अल्दो कंप्लीट फ्रैक्चर भी ओवर राइडिंग ऑफ बोन के कारण दिखता है। बोन एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, इसके कारण कंप्लीट फ्रैक्चर भी होता है। सोनोग्राफी ये कंफर्म करता है। ठीक है। फीमोरल फ्रैक्चर ये रिलेटिवली रेयर होता है। ये किस में देखा जाता है? वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी में देखा जाता है, और तो जो सिजेरियन डिलीवरी में भी देख सकते हैं। ये बायलेटरल होता है। ठीक है। मोस्ट ब्रीच प्रेजेंटिंग फीटस में ये अंदर को अगर सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो ये देखा जाता है। तो अगर पूछेगा कि फीमोरल फ्रैक्चर मेनली कहाँ देखा जाता है, तब ब्रीच प्रेजेंटिंग फीटस में। अगला जो है वो है मैंडिबल फ्रैक्चर। मैंडिबल फ्रैक्चर है जो रेयर केस में देखा गया है, फिर भी ये सर्विकल वर्टिकल डिसलोकेशन के कारण होता है। कब होता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन में या जवानेली मैन्यूवर यूज करते समय। अब आते हैं मसल्स इंजरी। सबसे ज़्यादा कौन सा मसल इंजरी देखा जाता है वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी के समय? तो याद रखिए स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल इंजरी, तो इसको हम कह सकते हैं SCM इंजरी देखा जाता है। वो भी कब? तो वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी के समय। इसमें क्या होता है? हेमाटोमाज हो जाता है मसल में और फेशियल शीथ में, जो अपने आप धीरे धीरे सही हो जाता है। किसके साथ? तो यहाँ पे कीकाट्राकियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ। अभी कीकाट्राकियल मतलब होता है कि एक स्कार रह जाएगा जब कोई नया कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि वुंड को हीलिंग करने के बाद एक स्कार जैसा रह जाए, उसी को हम कीकाट्राकियल कहते हैं। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग साइज ऑफ समथिंग, मतलब कि कुछ का भी ये साइज को डिक्रीज करना, कंप्रेस करना, स्मॉल करना, उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए
अब अगर नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है नेक का, तो इसका जो इलास्टिसिटी है वो लेस डैमेज होता है। अब किन्हीं बच्चे में क्या होता है, नॉर्मल नेक ग्रोथ होता है लेकिन लेस इलास्टिक डैमेज मसल इलोंगेट नहीं कर पाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है टॉर्टिकोलिस। अब टॉर्टिकोलिस का क्या मतलब है कि बेबी का जो नेक है ना, जो हेड है, वो एक साइड टिल्ट हो जाएगा। कौन सा साइड, जिधर इंजरी देखा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कोई भी फीटल ऑर्गन या पार्ट जो इंजरी हुआ है आइदर वेजाइनल और सिजेरियन डिलीवरी के द्वारा, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इस इंजरी में मेनली दो चीज़ देखा गया है, सबस्कापुला हेपेटिक हेमाटोमा और इंग्यूनल। ठीक है, तो इसमें जो सबस्कापुला हेपेटिक हेमाटोमा है वो प्रेजेंटेड होता है एज इंग्यूनल या स्क्रोटल हेमाटोमा। याद रखिएगा, ये वाला जो सबस्कापुला हेपेटिक हेमाटोमा है ये दो तरह से प्रेजेंटेड होता है, एक इंग्यूनल और दूसरा स्क्रोटल हेमाटोमा। ठीक है, इस केस में इक्कीमोसिस भी डेवलप्ड होता है इंग्यूनल रीजन में, जिसको हम स्टेबल साइन कहते हैं। कौन सा साइन, स्टेबलर साइन कहते हैं। अभी इसका पिक्चर दिखाती हूँ। अगर यही स्क्रोटम में होगा तब फिर हम उसको कहेंगे वेरिएंट साइन। तो चलिए ये दोनों साइन के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का मेनली दिखता है इक्कीमोसिस। अगर ये इंग्यूनल रीजन पे दिखा तो उसको हम कहेंगे स्टेबलर साइन, और वेरिएंट साइन कहाँ पे दिखेगा, अगर स्क्रोटम पे दिखेगा तो। जो थाइमिक ग्लैंड ट्रॉमेटिक हेमरेज होता है ना, उसके कारण क्या हो सकता है, हाइपरप्लेसिया या सिस्ट बन सकता है बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर डिलीवरी। इंजरी अगर 6th क्रेनियल नर्व में हुआ तो उसके कारण लेटरल रेक्टस ऑकुलर मसल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। मेनली कब देखता है, तो ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी में। 6th क्रेनियल नर्व, याद रखिएगा ये वाला कौन सा, 6th क्रेनियल नर्व के कारण लेटरल रेक्टस ऑकुलर मसल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अब आते हैं कंजेनाइटल डिफॉर्मेटिव इंजरी। इसमें बहुत सारे इंजरी देखे जाते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट जो डिलीवरी के पहले देखा जाता है। इसमें जो सबसे पहला इंजरी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसका नाम है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम होता क्यों है, तो इसमें जो हमारा एमनियन है, जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग को कुछ नहीं होता है, और जो हमारा इनर कवरिंग है वो टॉर्चर या टॉर्न या रप्चर कर जाते हैं, जिसके कारण जो एमनियोटिक बैंड है वो फॉर्म होता है और वो कंस्ट्रिक्ट करता है फिंगर को, लिम्ब को और अदर बॉडी पार्ट को, और ये कभी कभी फोकल लिंक भी बनाता है एक्सट्रीमिटीज के चारों ओर। ठीक, इसके साइन और सिम्टम क्या क्या दिखेंगे, तो कंजेनाइटल कंस्ट्रिक्शन बैंड, देखिए यहाँ पे बैंड जैसा बना हुआ है। फिर ये सिंडेक्टाइल वेव्ड डिजिट, देखिए यहाँ पे 2 उंगली जुड़ा हुआ है। डिफरेंसेज इन लिम्ब लेंथ, एक बड़ा एक छोटा। फिर डिजिटल लिम्फ एडिनोपैथी, देखिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है। प्रोट्रूशन ऑफ ब्रेन, इस तरह से होगा। तो ये मेनली एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम में आता है। और भी इसमें दूसरे एनोमलीज क्या होंगे, जैसे कि लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट, जो मेनली बिफोर 9 वीक ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलता है। और भी डिफॉर्मेटीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंट्रायूट्राइन मैकेनिकल फैक्टर के कारण। पहला कौन सा है, तो टेलीपेस इक्विनोवेरस, इसमें क्लब फुट फॉर्म होता है। अभी पिक्चर दिखाऊंगी। स्क्लेरोसिस, हिप डिसलोकेशन, ये सब मेनली देखने को मिलता है। ये ऐसा होता क्यों है, तो क्रोनिक ओलिगोहाइड्रोमियोन, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके कम हो जाने के कारण, रिस्ट्रिक्टेड फीटल ग्रोथ के कारण। ठीक है, और क्या के कारण, तो 2 फीटस ट्विंस ये सब हो जाने के कारण मेनली ये सब दिखता है। जो टेलीपेस है और जो अदर फूट एबनॉर्मलिटीज है वो एसोसिएटेड होता है मेम्ब्रेन रप्चर का अर्ली जिसको हम क्या कहते हैं, अर्ली
एमनियोसेंटेसिस। और ये कब होता है? 11 से 13 वीक ऑफ गेस्टेशन में होता है। इसमें क्या होंगे? अगर ओलिगो हाइड्रोएम्नियन होगा तो उसमें हाइपोप्लास्टिक लंग देखने को मिलेगा। अब चलिए हम देख लेते हैं टेलिपेस इक्विनोवायरस, जिसको हम क्लब फुट कहते हैं, स्क्लेरोसिस और हिप डिस्लोकेशन क्या होता है? ऐसा ही होता है क्लब फुट, जिसमें क्या होता है, फोर्थ वियर अंदर की ओर चला जाता है, हील में इन्वर्जन आ जाता है, उसका लेग इंटरनल रोटेशन हो जाएगा। ये हमारा स्क्लेरोसिस है और ये हिप डिस्लोकेशन है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।